बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hey guys, welcome to the Sports Lounge. I'm your host Faisal Zaidi. आज हमें ज्वाइन करा एक और नए गेस्ट ने, इसरार साहब, वेलकम टू द शो एंड कुमैल इज ऑलवेज देयर एज वेल। बड़ा ही ज़बरदस्त वीकेंड रहा स्पोर्ट्स के लिए ओवरऑल। T20 वर्ल्ड कप भी रहा, पाकिस्तान इंडिया का भी रिस्पेक्टिव मैचेस भी रहे, उसके अलावा बहुत फुटबॉल हुई है और फार्मूला 1 भी हुई। खैर हम स्टार्ट करेंगे क्रिकेट से। पहले तो भाई सारे पाकिस्तानियों को एंड आई गेस ऑल ऑफ यू कांग्रेचुलेशंस फॉर पाकिस्तान ग्रेट विन। तो कल का मैच कैसा रहा, कैसा लगा आपको? काफ़ी अच्छा मैच रहा और उसमें जो है वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी पॉजिटिव साइंस थे, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ हमेशा जो होती है वो उसकी बैटिंग होती है। Exactly. तो कल काफ़ी बैटिंग क्लिक करी और अच्छी बात ये थी कि हमारे ओपनर्स अच्छे चले। इमरान नज़ीर के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, ठीक क्वेश्चंस रेज कर रहे थे लोग इमरान नज़ीर के ऊपर, तो इमरान नज़ीर काफ़ी अच्छा कल चले। और इमरान नज़ीर और जैसे नासिर जमशेद चले, तो बेसिकली ये इस किस्म के प्लेयर हैं जो जिनके अंदर एक्स फैक्टर बहुत ज़्यादा है। सही। तो ये प्लेयर्स आपको चाहिए होते हैं इन फॉर्म अगर आप कोई ट्रॉफी लेना चाहते हैं। लेकिन आपने नोटिस करा हो कि हफीज ने सेकंड बॉल पे ही एज कर दी थी, एक बहुत ही लेजी शॉट खेला था और एक अगर वो आउट हो जाता मुझे लगता कि स्कोर पर हमारा 177 तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल था। बिकॉज अगर आप ये देखें उस बचने के बाद भी इवन हफीज और जमशेद आउट भी हो गए तो एक फिर कोलैप्स आ गया अचानक से, फिर वो मिड ऑर्डर क्लिक नहीं करा। हाँ, बेसिकली इसमें थोड़ा सा कल पाकिस्तान ने आई थिंक एक ट्रिक मिस करी थी। कल अगर अब्दुल रज़ाक को भी खिला लेते ये बिल्कुल इन प्लेस ऑफ यासिर अरफात, तो वो थोड़ी सी बैटिंग हमारी स्ट्रांग हो जाती। दूसरा एक अगर हफीज आउट हो जाते तो हमारे पास एक प्लेयर और है जो थोड़ा टायर के खेलते हैं, शुएब मलिक, अगर वो खेलें तो बाकी ये कि आखिर में आपने देखा था कि उमर अकमल वगैरह अच्छा खेल रहे थे और भी बाकी लोग अच्छा खेल रहे, तो अच्छे साइंस थे। ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की। थोड़ा सा न्यूजीलैंड ने भी हमारा साथ दिया बैटिंग में भी और फील्डिंग में भी। एग्जैक्टली, फील्डिंग कल सरप्राइजिंग न्यूजीलैंड की काफ़ी पुअर रही। अपार्ट फ्रॉम दैट कुमैल, योर टेक ऑन द मैच, कल कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त खेला, लेकिन वही बॉलिंग फेल नज़र होती आ रही है आजकल की लगती है, क्योंकि इंग्लैंड के वार्म अप मैच में पाकिस्तान ने बड़ी बॉलिंग खैर बॉलिंग पे नेक्स्ट मेरा फोकस सोहेल तनवीर को पता नहीं क्यों खिलाते हैं, ये लोग परफॉर्म कर नहीं रहा। नहीं एक्चुअली मेरा यहाँ पे रजा हसन को चांस देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की स्पिन बहुत स्ट्रांग है। रजा हसन को लाना चाहिए। असल में रजा हसन को अगर हम चांस देंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हमारे पास स्पिनर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और शुरू के जो 6 ओवर होते हैं या आखिर के जो ओवर होते हैं उसमें सिर्फ या तो सईद अजमल हो आपके पास जो आखिर के ओवर्स करा ले, अदरवाइज आखिर के जो 2-3 ओवर हैं या शुरू के जो 6 ओवर हैं उसके लिए स्पिनर का कराना बहुत बड़ा एक रिस्क है। आई थिंक जैसे ऑस्ट्रेलिया जो है अपने फास्ट बॉलर्स पे डिपेंड करती है, वो स्पिनर्स पे इतना डिपेंड नहीं करती, तो वो अपने ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि फास्ट बॉलर करें। पाकिस्तान की इसी तरह स्पिन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं कह रहा था कि रजा हसन को साथ देना। वैसे मैं तो खैर कुमैल से इस बारे शो पे बात भी करी थी कि हमारे जो एक शिफ्ट आ रहा है, क्योंकि एक ज़माना था जिसे हमने कहा था कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स की एक लाइन थी और जितना हमने कंट्रीब्यूट करा है फास्ट बॉलिंग दुनिया में किसी मुल्क ने नहीं करा होगा। अब ये है कि स्पिनर्स की हमारे पास एक लाइन है। असल में वो आप ये कह सकते हैं कि हमारी एक बीच में जो है जो कंट्रोवर्सी हुई थी मोहम्मद आमिर और आसिफ की, तो एक्चुअली उसकी वजह से बहुत बड़ा सेटबैक हुआ था और ये पाकिस्तान ही था जो सेटबैक से निकल आया। अगर इस कोई और टीम होती तो शायद उसका हाल जो है वो बांग्लादेश जैसा होता है जिसके पास कोई फास्ट बॉलर ही नहीं है। सही बात है। अच्छा ये भी बात है, लेकिन इन पिचों पे जनरली देखा जाए तो मैं सारे फास्ट बॉलर्स की देखूं, नॉट जस्ट पाकिस्तान, जनरली फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। आई मीन उमर गुल वाज एक्सपेंसिव, सोहेल तनवीर वाज एक्सपेंसिव, उसके अलावा यासिर अरफात में भी खास उसकी भी पिटाई हुई। बिल्कुल, आप देख रहे थे इंग्लैंड और इंडिया का मैच हुआ, उसमें इंग्लैंड के बॉलर फेल हो गए, बिल्कुल फेल हुए और स्पिनर्स चल रहे हैं। जी हाँ, बेसिकली श्रीलंका में या एशियन विकेटों पे कहा जा रहा था कि इस दफ़ा फास्ट बॉलिंग पिचेस होंगी, लेकिन एशियन विकेटों पे हमेशा ज़्यादातर ये होता है कि स्पिनर्स चलते हैं और मीडियम पेस बॉलर्स। बेसिकली हमें 2 कैटेगरीज बनानी होगी। फास्ट बॉलिंग जो है ना वो अब एक डाइंग आर्ट है। फास्ट बॉलर जब आपको नजर नहीं आता है, फास्ट बॉलर से मुराद है शुएब अख्तर, ब्रेडली, प्योर पेस जो आप ये फास्ट बॉलर्स हैं। ठीक है, अब जो बॉलर्स हमें नजर आ रहे हैं मीडियम पेसर्स हैं। तो मीडियम पेसर्स जो हैं उनके लिए फ्लैट विकेटों पे सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर आप ये देखें कल पाकिस्तान के मैच में, अगर आप रॉस टेलर की इनिंग को देखें, मुझे तो था कि मैच हार गया पाकिस्तान, बिकॉज उमर गुल ने जो 3-4 पड़वाए थे वो बहुत ही रेकलेस बॉलिंग और बहुत ही कैजुअल बॉलिंग। और उमर गुल जितना एक्सपीरियंस आदमी जिसको मैं कह सकता हूँ कि जो हम वर्ल्ड कप जीते थे, उमर गुल की अगर बॉलिंग ना होती तो वर्ल्ड कप हम लोग जीत नहीं सकते थे। वो एक ओवर में उसने वो तो रन आउट हो गया, वो भी उसकी अपनी गलती से रन आउट हुआ, वरना आई थिंक लॉस्ट द मैच। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी जो है वो उनके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि अगर थोड़ा सा भी कुछ चीज़ आग पीछे हो जाती है
तो हम लोग जो है फौरन प्रेशर में आ जाते हैं और हाथ पांव फूल जाते हैं इन टर्म अगर कहा तो उमर गुल के साथ भी हुआ था कि मैच हालांकि हमारे हाथ में था लेकिन उनको एक चौका पड़ा तो वो थोड़ा सा घबरा गए, उन्होंने एक फुल टॉस फेंक दी, एक बिल्कुल हाफ वॉली फेंक दी। अगर उस वक्त रोज टेलर आउट ना होते रन आउट तो शायद उस वक्त भी पाकिस्तान हार जाता। तो ये है प्रॉब्लम, और आज से नहीं है शुरू से। बैटिंग में भी हमारे साथ यही होता है, एक दो फौरन आउट हो जाए तो हम लोग घबरा जाते हैं, धड़ धड़ आउट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ मेंटल इश्यूज हैं, रीजंस हैं उसके, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, वैसे असद शफीक को भी एक था कि उसको एक्सक्लूड करा गया था। असद शफीक T20, डू यू थिंक ही इज असद शफीक की जगह बन सकती है अगर हम किसी तरीके से ओपनर्स जो है इमरान नज़ीर को अगर हम बिठा दें और मोहम्मद हफीज़ और नासिर जमशेद से ओपनिंग करवाएं तो असद शफीक की जगह बन सकती है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि असद शफीक जो है वो रन अप बॉल प्लेयर हैं, ठीक है, वो आपको 20 बॉल पे 40 या 30 बॉल पे 50 करके नहीं देंगे। सही। तो उनकी जगह उस वक्त बनती है जब पिच जो है वो 140 150 टाइप की हो, इंग्लैंड टाइप की पिचेस हो। ये जो पिचेस हैं ये 140 150 वाली नहीं है, ये 170 180 वाले पिचेस हैं। आप देख रहे होंगे हर मैच में 180 बन रहे हैं, 190 बन रहे हैं। तो यहाँ पे असद शफीक का थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हमें कोई विकेट ऐसी नजर आती है जिसमें हमें नजर आता है कि 140 150 जो है एक विनिंग टोटल हो सकता है तो असद शफीक की जगह बनती है। अच्छा, खैर कुमैल, अगर हम ये देखें हमारे पास अगर मैं लाइनअप को देखूं तो वी हैव शुएब मलिक भी ओपनिंग कर सकते हैं, ठीक है। कामान अकमल इज आल्सो हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ओपनर, खैर एस्टैब्लिश तो नहीं, थोड़ा सा ओपनिंग रज़ाक ने एक ज़माने में ओपनिंग करी। डू यू थिंक ये जो इमरान नज़ीर है अगर हम इसकी जगह लाके कामान अकमल को दोबारा ओपनिंग करवाएं, हाउ वुड बी, एक कैसा लगता है? डू यू थिंक कामान अकमल इज अप फॉर इट? लेकिन ये कि इमरान नज़ीर को हमने जब चांस दे दिया है तो अब उससे चेक करना चाहिए हमें, और वो अब अच्छा परफॉर्म कर भी रहा है। आई थिंक वो जिस तरह शॉट्स खेले उसने भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड में तो अच्छा परफॉर्म किया, 25 जो बने स्टिंग बॉलर पे तो अच्छा खेला है। एक्चुअली इमरान नज़ीर के बारे में जो है बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि देखें इमरान नज़ीर के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो हमारा क्रिस गेल बन सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसने अपने पोटेंशियल के हिसाब से अब तक काम किया नहीं। तो एक मेरे ख्याल है उसके पास लास्ट चांस है। सही। आई थिंक वो प्रेशर बहुत ले लेता है। हाँ, मसला है कि वो जब आता है बैटिंग पे एक दो बॉल में उससे प्रेशर बहुत ले लेता है वो। आई थिंक उसे अपने प्रेशर पे कंट्रोल रख के और एक अपनी जो नॉर्मल गेम खेलता है, जो डोमेस्टिक में ऐसे परफॉर्म करता है, उसको इस तरह की गेम खेलना। अगर उसको लेके गए तो खिलाएं फिर। अच्छा, चले खैर अब थोड़ा सा पाकिस्तान से हट के इंडिया के मैच पे आ जाते हैं। डोमिनेंट परफॉर्मेंस, दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से। 80 रन्स पे डिफेंडिंग चैंपियंस को आउट करना। इंग्लैंड और इंडिया का जो मैच हुआ उसमें ये तो हमें अंदाजा था कि स्पिन विकेट होगी और इंग्लैंड जो है वो बहुत स्ट्रगल करेगा विदाउट केविन पीटरसन। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने शायद नोट किया हो कि धोनी ने अपने जो मेन प्लेयर्स थे उनको बाहर बिठा दिया था। एग्जैक्टली। सहवाग को बाहर बिठा दिया, ज़हीर खान को बिठा दिया, और लोग जो ये कह रहे थे कि अश्विन उनका अकेला बॉलर है, अकेला हथियार है जिसके बारे में बात हो रही थी, उसको भी बाहर बिठा दिया। तो उन्होंने बेसिकली अपने जो दूसरे खिलाड़ी थे उनको कॉन्फिडेंस दिया, हरभजन को कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने, और एक वो पीयूष चावला को खिला लिया उन्होंने। बैटिंग में उन्होंने नए लड़कों को आजमाया। सही। तो उन्होंने बेसिकली काफ़ी हद तक लोगों को सिग्नल भेजे हैं कि हमारी जो बॉलिंग है वो भी अच्छी है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इंडिया की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है। उनकी बॉलिंग के लिए पिच का कल जैसी पिच का होना जरूरी है। अगर फास्ट बॉलिंग पिच हुई तो वो फिर स्ट्रगल करेंगे। लेकिन इंग्लैंड का इस तरह परफॉर्म करना, ऐसे बैट्समैन आई थिंक इंग्लैंड की फील्डिंग भी बहुत पुअर नजर आई उस दिन। इनमें से बाउंड्रीज नहीं रोकी गई, समझ नहीं आया मुझे ये बात। हाँ, ओवरऑल लैकलस्टर परफॉर्मेंस थी इंग्लैंड की। इंग्लैंड थोड़ा सा मेरे ख्याल है, एक तो स्कोर ज़्यादा हो गया था, ज़्यादा स्कोर देख के वो थोड़ा सा प्रेशर में आ गए। दूसरा ये कि इंग्लैंड के दिमाग में अभी तक केपी फैक्टर बहुत ज़्यादा चल रहा है। केपी फैक्टर बहुत ज़्यादा है और उनका मीडिया हर चीज़ जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करा हुआ है। तो इसी वजह से मेरे ख्याल है उनकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन है। खैर, लेकिन आई गेस वो इंडिया एंड इंग्लैंड बोथ आर थ्रू एज वेल टू सुपर 8। उसमें भी अपना पाकिस्तान इज आल्सो मोस्ट थ्रू। न्यूजीलैंड का भी कह रहे हैं कि वो जो 13 रन की जो विक्ट्री हुई है, एक्चुअली न्यूजीलैंड थ्रू हो चुका है, पाकिस्तान अभी थ्रू नहीं हुआ। हाँ, पाकिस्तान का बांग्लादेश से मेरे ख्याल से वो कॉन्टेस्ट रहेगा। उसके अलावा अगर कुछ मैचेस देखें, सैटरडे को जो वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया, अगेन रेन हिट मैच था। खैर मैंने क्रिस गेल की इनिंग्स तो देखी थी और सभी ने देखी होगी। बहुत ही कोई जबरदस्त बैटिंग करी उसने क्रिस गेल ने। आई थिंक एक और बनी सैम्यूल्स ने 50 बनाई थी। लेकिन वैसे ये जो इनको वेस्ट इंडीज को वैसे तो काली आंधी कहा जाता है। खैर अब काले तो है और आंधी रही नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन खैर जिस तरह क्रिस गेल बैटिंग करता है किसी तूफान से कम नहीं है। बिल्कुल, वो इस वक्त T20 के दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेयर हैं। हाँ।
लेकिन वेस्ट इंडीज का जो प्रॉब्लम है वो मुझे लगता है उनकी बॉलिंग है और मुझे लगता है कि उनके पास एक से ज़्यादा मोहम्मद शमी है। एक्चुअली उनके पास बॉलर जो है फास्ट बहुत हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि बॉल फेंकनी कहाँ है, क्या करना है। और जो उनके सारे फास्ट बॉलर्स को आप देख लें, वो मोहम्मद शमी वाली उनकी वो होती है, या तो एकदम से अच्छी बॉल होगी और एकदम एक बुरी बॉल करा देंगे। तो इस किस्म की सिचुएशन में बहुत मुश्किल है। एक वो सुनील नारायण को लेकर आए जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा वो एम्फेसाइज कर रहे हैं, लेकिन एक बॉलर पे आप पूरा मैच नहीं जीत सकते। उनका जो बॉलर था रामदीन, वो काफी जबरदस्त ने परफॉर्म किया था पहले, अब पता नहीं क्या हो गया था। इवन ड्वेन ब्रावो आई गेस वो भी ड्वेन ब्रावो जो है वो कोई स्ट्राइक बॉलर नहीं है, वो कंटेन कर सकते हैं। अब्दुल रज़ाक टाइप के बॉलर है, खास से अच्छी परफॉर्मेंस दी थी जाता मुझे। आईपीएल में तो सब परफॉर्म करते हैं, उसका सिनेरियो डिफरेंट होता है, लेकिन इंटरनेशनल मैच का थोड़ा प्रेशर डिफरेंट। व्हाट अबाउट ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया शेन वॉटसन एक वैसे कहा जाता है कि वन मैन शो अक्सर कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, और अभी आप देख सकते हैं कि हाल ही में जो सीरीज हमने उनको हराई भी है T20। ऑस्ट्रेलिया लग रहा है इस दफा देयर अ चांस। ऑस्ट्रेलिया का चांस है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक जगह पे फंस सकता है। अगर किसी वक्त शुरू के ओवरों में उनकी 2-3 विकेटें गिर गए तो नीचे उनके पास वो फायर पावर नहीं है। शेन वाटसन, माइक हसी है और शेन वाटसन और पाकिस्तान सीरीज मैंने कोई माइक हसी की कोई बहुत अच्छी इनिंग तो नहीं देखी। माइक हसी तो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन मेरे ख्याल से माइक अच्छे प्लेयर हैं, वो मैच आपको जितवा सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो 1-2-3 के बाद जो है, जो उनके पास प्लेयर हैं वो थोड़े से उनके इस वक्त जो है वो शेकी हैं। तो आई थिंक कि जो टीम मुझे खतरनाक लग रही है वो साउथ अफ्रीका की टीम। आई थिंक अगेन हमेशा वही फेवरेट होती है साउथ अफ्रीका, लेकिन और जाके बड़े मैचों में बड़े मैच में प्रेशर ले लेती है और परफॉर्म नहीं कर पाती है। हां ये तो है। श्रीलंका द होस्ट टीम, श्रीलंका फेवरेट एट ऑल। श्रीलंका का थोड़ा सा जो है वो उनकी बैटिंग थोड़ी सी जो है वो डाउन लग रही है, लेकिन स्टिल कुछ कह नहीं सकते, अभी इनिशियल स्टेजेस हैं। तो सुपर 8 में सही तरीके से अंदाजा होगा कि कौन सी टीम इस वक्त कहाँ खड़ी है। अच्छा खैर, एज एन अब हम लोग थोड़ा सा क्रिकेट रैप अप कर ही रहे हैं, तो एज ए पाकिस्तान कोई चेंज आप जो पाकिस्तान के लाइनअप में देखना चाहेंगे? एनी एडिशन? मैंने उस वक्त भी कहा था, मेरे हिसाब से यासिर अरफात की जगह अब्दुल रज़ाक को होना चाहिए, क्योंकि यासिर अरफात बैटिंग तो करते नहीं है, और बॉलिंग में अगर उनको एक ही ओवर करवाना है तो बेहतर है कि अब्दुल रज़ाक को रख लें। सही। व्हाट अबाउट यू? कोई चेंज देना चाहोगे पाकिस्तान? अब्दुल रज़ाक को लाना चाहिए। अब्दुल रज़ाक को लाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें बैटिंग भी थोड़ी डीप हो जाएगी और बॉलर भी हो जाएगा, ऑलराउंडर है हमारे पास। और व्हाट अबाउट स्पिन? हमारे पास और जो स्पिन ऑप्शंस हैं उनको ट्राई करें। शुड वी ट्राई बांग्लादेश? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है, शुड वी रिस्क देम अगेन बांग्लादेश के खिलाफ? मेरे ख्याल है स्पिनर को खिलाना है, मेरा नहीं ख्याल नहीं खिलाना। हाँ, अगर हम इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हमारा कोई हो और पिच स्पिनिंग ट्रैक हमें नजर आ रहा है तो रज़ा हसन को हम रख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही आएगा कि फिर हमें उसको या तो यासिर अरफात या अब्दुल रज़ाक की जो प्लेस है उसी जगह रखना पड़ेगा, और कोई जगह नजर नहीं आ रही उनको रखने की। खैर, जिस तरह आपने डिस्कशन आपने देखा हो कि एक जो पॉजिटिव पॉइंट यहाँ से आ रहा है कि पाकिस्तान के स्क्वाड में डेप्थ बहुत है, हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं प्लेयर्स को, स्पिन ऑप्शन, बॉलिंग, बैटिंग, सब में डेप्थ बहुत है। और खैर हम उम्मीद भी करेंगे कि पाकिस्तान इंशाल्लाह दूसरी दफ़ा T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बने। खैर लेकिन ये तो अभी वरल देखना पड़ेगा। लेट्स होप दैट पाकिस्तान can win against Bangladesh. Hey, these were the cricket analysis. After the break, inshallah, we will talk about football. So see you after this break. Alright guys, we're back from the break. ब्रेक से पहले हम क्रिकेट के बारे में बात कर रहे थे और हमारे पास कुमैर और इसरा साहब थे। खैर नाउ वी आर अप टू फुटबॉल और हमें फिर ज्वाइन करा है एहसन सलानी। गाइस वेलकम बैक। खैर बड़ा ही ज़बरदस्त वीकेंड रहा फुटबॉल के लिए, देखा जाए तो बड़ा ज़बरदस्त वीकेंड था। यूएफए चैंपियंस लीग इज़ बैक, और थोड़ा बहुत मैं बता चलूँ नाजरीन को अपने कि यूएफए चैंपियंस लीग लास्ट ईयर चेल्सी ने जीती अगेंस्ट बायर म्यूनिख। बड़ा ही ज़बरदस्त मैच गया था, एक पेनल्टी शूटआउट पे, और चेल्सी फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री आर वन द चैंपियंस लीग एंड सो देयरफॉर आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। बहरहाल वेडनेसडे नाइट रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी, द बिग मैच। बड़ा बहुत ही कोई ज़बरदस्त मैच गया। 3-2 went into favor of Real Madrid, लेकिन खैर इस पे तो डिस्कस करते हैं। Well, early stages में तो it was all Real Madrid. First half has to be given to Madrid, right? It was always difficult at Bernabeu for a team like Manchester City. No doubt they are a big squad. Right. लेकिन Manchester City के लिए Bernabeu पे कुछ करना almost impossible नजर आ रहा था। हाँ। तो first half में they had no idea कि what they were up to. Exactly. Real Madrid dominated. Second half में उन्होंने lead ली, उन्होंने अच्छा fight किया ये, लेकिन it was Real Madrid throughout Real Madrid. If you look at the game, तो defensive errors काफी थे game में. If you look at the goals, both goals that Real Madrid conceded, एक free kick का था and the one in which Zeko scored. Yeah. दोनों में defensive lapses थे and they could have been avoided. सही।
लेकिन रियल मैड्रिड का मैं एक और चीज़ भी देख रहा था कि ऑल्दो फर्स्ट हाफ में पोजेशन था, डोमिनेंस थी, लेकिन वही क्लियर पासेस, वही कोऑर्डिनेशन वो नज़र नहीं आ रही थी. मतलब आई वाज सीरियसली एज अ रियल मैड्रिड फैन, मैं एक्सपेक्ट कर रहा, मुझे फर्स्ट हाफ देखा, मैं बहुत ठीक है कंट्रोल था, लेकिन वो कहते हैं पोजेशन इतना था, लेकिन कुछ आउटकम जीरो था. ठीक है ना. रीसेंट टाइम्स एंड रीसेंट गेम्स वी सीन के मैड्रिड का एक जो किलर इंस्टिंक्ट है वो हमें नजर नहीं आ रहा. उनकी जो क्वालिटी इन मिडफील्ड है वो इतनी जल्द नहीं कर पा रही, उनके पास वो फुल कोहेजन नहीं बन पा रही, उनकी कोहेजन नहीं बन पा रही. अगर मैन सिटी की बात करें तो वन मैन दैट इम्प्रेस्ड मी वाज याया टूरे. ठीक है ना. इवन द फर्स्ट हाफ उसके 2-3 बड़े ही जबरदस्त रन्स थे, बिकॉज ही इज अडॉप्टेड टू स्पेनिश फुटबॉल. ही वाज एट बार्सिलोना, बार्सिलोना से वो मैन सिटी में आए थे. इवन एट बार्सिलोना इज वेरी वेरी सक्सेसफुल, और मैन सिटी के लिए इज द की प्लेयर. डेफिनेटली मिडफील्ड को जो होल्ड करता है वो याया टूरे करता है. एंड ही मेड सम वेरी वेरी अग्रेसिव रन्स, और बिल्कुल वो ऑलमोस्ट अभी निकल ही गया था. गाइस एन एब्सोल्यूट पावर हाउस. इसका फिजिकल प्रेजेंस है गेम के लिए मिडफील्ड में, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर मैन सिटी इन द सेंटर ऑफ द पार्क, और वो हमें नजर देखने को मिला अगेंस्ट रियल मैड्रिड. ही इज कंसिस्टेंट इन एवरी गेम. हर गेम में वो नजर आते हैं याया टूरे खेल रहा है. राइट. हिज प्रेजेंस इज फेल्ट इन द एवरी मैच. और एडिन ज़ेको का आगे पास भी, उसमें भी उसका याया टूरे का ही रन था जो पास मिला, जिस पे एडिन ज़ेको ने जोल करा. उसके अलावा एक, चलो मैं इस मैच से अगर रियल मैड्रिड के पॉइंट व्यू से बात करूँ, पॉजिटिव ये लगा कि रियल मैड्रिड वर एबल टू रिस्पॉन्ड एंड ट्वाइस दे वर एबल टू रिस्पॉन्ड. ठीक है ना. स्पेशली जो पहला गोल पड़ा मार्सेलो का स्कोर जो गोल था वर्सेस प्रीमियर, ठीक है ना, बड़े ज़बरदस्त उसने कल करी. उसके अलावा जो सेकंड गोल जो एक फ्री किक पे रियल मैड्रिड कंसीड हुआ, एक्चुअली इट वाज अ वेरी कहते हैं सिली गोल कह ले, या एक फ्री किक जो है वो डायरेक्ट जो है वो सबको बीट करते हुए चली गई. आई गेस कैसियस कुड हैव डन बेटर. द डिफेंडर एंड गोलकीपर दे जस्ट वर लुकिंग दे स्टूड ईच अदर. लेकिन फिर करीम बेंजेमा ने रिस्पॉन्ड किया, इमीडिएटली इक्वलाइज कराया, और उसके बाद फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगेन स्टेप अप द प्लेट. जो हार्ट अ लॉट ऑफ स्पॉटलाइट इज ऑन हिम कि उसका एरर था. अगर आप बड़े से जो डिफेंस था, दे शुड हैव टेकन रिस्पांसिबिलिटी, क्योंकि हार्ट वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई जाके उसे टैकल करेगा. देयर वाज नो चैलेंज. बहुत ही क्लोज शॉट आया था, बहुत पावर से, एक्सट्रीमली क्लोज था. वो बाउंस के ऊपर जो है वो इट वेंट इन. खैर रियल मैड्रिड विक्टोरियस, और उसके बाद जोसे मरीनो ने भी कई पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दी. उसने कहा टीम इज बैक. मैन सिटी अगेन नॉट कन्विंसिंग एट द मोमेंट इन द चैंपियंस लीग, और इनका जो ग्रुप मैं बताता चलूँ, इट्स कॉल्ड ग्रुप डी, और से ग्रुप ऑफ डेथ भी कहा जा रहा है. उसकी वजह ये है कि इसमें द स्पेनिश चैंपियंस रियल मैड्रिड, मैन सिटी द इंग्लिश चैंपियंस, आयाक्स द डच चैंपियंस, एंड बोरुसिया डॉर्टमुंड द जर्मन चैंपियंस. तो एक ग्रुप ऑफ चैंपियंस जिसे कह रहे हैं. तो लेट्स सी कि क्या होता है. तुरंत थर्सडे की तरफ आ जाते हैं. यूवेंटस वर्सेस चेल्सी वर्सेस यूवेंटस. Pretty interesting game, and Juventus making a comeback after 3 years. उन पे एक बैन लग गया था करप्शन स्कैंडल में इटली में जो हुआ था, उसके बाद they were banned from Europe. 3 साल बाद Juventus ने अपना comeback बोला, and not a bad comeback, right? Actually a very good comeback. Okay. They have announced themselves in Champions League, even if they haven't won the game. Okay. But still coming back from 2 goals deficit. Right. Stamford Bridge is a great achievement. What about Oscar? What do you guys Oscar? The second goal, absolutely, second one of the goals of the season. People, it was like, did he mean it? But I would say he meant it 100%. That was a very good goal, great goal. Great goal रहा. Chelsea लेकिन again were found wanting in defense. 2-0 की lead थी Chelsea के पास, and they end up doing 2-2. So what about Chelsea defense again? I think they need to improve. David Luiz is not the kind of defender they want. Okay. I mean, defending has been the Chelsea's benchmark throughout. We've discussed on it as well. I would say कि 2-1 पे Chelsea had opportunities to kill the game off 3-1 के दिया, and they had one very good chance. I think Mata था जो he missed, and they should have got the goals. They should have killed the game off. Juventus को उन्हें chance दिया, and Juventus took their chance. वैसे I was मैच जो मैं देख रहा था, मुझे नहीं लगता था यूवे कम बैक आफ्टर सेकंड गोल. खैर it was too early, क्योंकि जो दो गोल्स थे वो फर्स्ट हाफ में ही हो गए थे, तो it was always a chance of a comeback. लेकिन यूवे की क्रेडिट देना चाहिए कि they immediately responded with Vidal. He was hopping with one leg, and yet he finished a good finish. So it means that Chelsea failed to compare the flair the Juventus players had. The 2 goals down. They know they are almost out of the game. 2 goals down. They are Stamford Bridge. They are not even at home. Everything is against them, and yet they come out, score 2 goals, level the game, get a point at Stamford Bridge. It was a Warriors-like display, spirit. And you have the goal scorer was hopping. I mean, even then he delivered.
and this is not the kind of displays we see every day. Juventus could have won it after the second goal. Yes, their attacker had a chance and that struck the crossbar. वैसे Juventus को Turin Battlers के टाइटल दिया जाता है and they truly battled in this match to dig out a draw. कुछ और मैचेस की बात करें, Barcelona Sparta Moscow 3-2 it went, and let me tell you, Barcelona were down by 2 goals. So Lionel Messi who rescued them once again he rescued them back. क्या कहोगे मैच के बारे में? बार्सिलोना 2, अगर वैसे एक बात है मैंने नोटिस करी है कि रशियन टीम के खिलाफ बार्सिलोना जरा थोड़ा सा मैसअप करती है. रूबन कजान एग्जैक्टली एक टीम है जिसने उसको बीट भी करा है, मुझे याद है, एट न्यू कैंप एज वेल. तो व्हाट डू यू से, कैसा मतलब 3-2 बार्सिलोना डाउन? It is surprising. I think Barcelona has started to lose that edge they used to have over all the field, not in particular area, not in midfield, not in defense. They were a balanced team throughout. But now I think so that they are starting to lose it. They have aging defender in Carlos Puyol. Okay. I think Gerard Piqué is not fit. It's due time. It's the right time, to actually replace Carlos Puyol. They actually approached Kazanli to replace him. So they're good times come, good times go. But Barcelona is still a great team. They still showed that what they are about. लेकिन एक बात यहाँ देखो, would you agree it's a one-man show with Messi? Oh, not at all. You've got to look at their midfield. The whole system is there. Xavi, Iniesta, and Busquets, they control the ball in midfield. Yeah, I understand they control the ball, but can they score a goal? That is what I'm saying. They can. अगर ऐसा ही तो why does Messi score so many goals and their teammates score so many? It's his class. Barcelona's midfield is full of stars. Agreed. Messi outshines them. Okay. That's the difference. Xavi Hernandez can score. Iniesta can score. Xavi has scored in the last game. Yeah. Messi can score, but Messi is special. Okay. They he's a blessing to Barcelona. He's matchless. He's the only player you cannot find any lack. We cannot say that he lacks in this portion of his game. No, he's a complete. खैर वैसे आजकल सब जानते ही होंगे रोनाल्डो और मेसी में बहुत डिबेट चलती है who is the better player. हम इस पर भी डिस्कस करेंगे इसी शो के अंदर कि who we feel is the more complete player. खैर अगर हम थोड़ा सा और बात करें, मैनचेस्टर यूनाइटेड 1-0 Galatasaray. Again, no dominating performance, not a convincing performance at all by Manchester United. Manchester United, I don't know what they want from this season because they have been so classless, to be honest, except for a few games. Okay. So coming back against Southampton 3-2, okay, well, that was a comeback, but still they haven't been that Manchester United we used to scare. Exactly. This is Manchester United we have played. Strangely enough, they missed a penalty again. That's right. 3 penalties missed in the season. And 3 different players. 3 different players missing it again. वैसे लेकिन मेन्यू की देखा जाए तो midfield is, I would say, चले आगे तो Vaultman परसीव आ रहा है. Midfield is again, I think, it's lacking. It's lacking creativity. It's aging as well. You look at it's aging. It's lacking creativity. You can't completely rely on them. And it's said in previous show that it's time for Scholes and Giggs to say goodbye and give place to the newcomers. वैसे मेन्यू फैन से कुछ well, never know कि they can make it as well. लेकिन एक बात है कि मेरे ख्याल से इस दफा मैनचेस्टर यूनाइटेड से बहुत ज़्यादा expectations लगा रहा है चैंपियंस लीग में. तो मेरे ख्याल से won't be right matter. खैर other results, PSG winning 4-1. They were saying it's a strong statement from PSG. Good start from them. Arsenal तो भूल ही गए हम लोग. Arsenal 2-1 against Montpellier. Good result. Great result away from home, and especially if you look at the stadium, the atmosphere, it was very intimidating. Hostile. Yes, very hostile. And they came from a goal behind. Exactly, from a goal behind. Again, Podolski, the man in form, and Givinho picking up the winner. The action all happened in the first half. ठीक है ना? So the match was won by Arsenal in the first half. Again, good start. Yeah. I think. वैसे अगर मैं एक और ही बात करते हैं, do you think English टीमों को ग्रुप बड़े आसान मिल जाते हैं? Well, I would say about Arsenal. If you look at their group, like Montpellier, French champions, and Schalke are a very good side. Okay. As we've seen, they reached the semi-final of the Champions League. But you look at United's group, it's a very, very, very easy group. Easy group, top that group. Chelsea भी इस दफा Juventus की वजह से थोड़ा सा competitive हो गया, but Chelsea should on paper should at least defeat every team. But you can predict which teams are
probably going through in all the groups. Chelsea's group is a bit difficult. I think Shakhtar Donetsk in the Ukraine are a bit tough to face. Arsenal को भी उन्होंने tough time दिया था मुझे याद. Almost they वही तो उनकी वजह से Arsenal had to then clash with Barcelona I guess. फिर वो eventually क्या हुआ सबको पता है. खैर that was the Champions League. अब थोड़ा सा weekend की तरफ आ जाते हैं. Barclays Premier League. Saturday को तो खैर बहुत notable matches नहीं थे. एक मैच जो मैं कहूँ वो था Chelsea का जो मैच था which they won 1-0. बड़ा हार्ड फॉर विक्ट्री कह सकते हैं. एट द डेप्थ बस एक गोल आया है एशली कोल का. Not a convincing performance for Chelsea again, I guess. Stoke were very competitive and Chelsea actually let them play, let them come on to them, and for me Stoke, they could have gotten a point out of this game. They deserve to get a point out of this game for me. And a controversial decision in the game, David Luiz, he could have easily been sent off. Exactly. Challenge on Jordan Waters, it was a very rash challenge and he was lucky to get away with it. This clearly shows that where Chelsea's defense stand. You know, they're like they were allowing Stoke too. I saw a lot of good attacks from Stoke as well. But they don't have that killer in them, so they failed to score. And if you look at Chelsea, इनका अभी कोई competitive match नहीं आया कोई किसी बड़ी टीम से. बिल्कुल. उनका जो real test आएगा against Arsenal. अगर Arsenal yes. उसमें काफी इन लोगों का big test होगा Chelsea के लिए इनके defense के लिए. हाँ वैसे defense तो खैर Chelsea का ये कहना Chelsea is known for the defense. अब John Terry भी has quit England तो वो भी एक psychological एक controversy चल रही है. The back of the mind और defense भी जल नहीं कर पा रहा. अटैक में ठीक है the midfield is there but Torres again not there. Lot of people are saying he's not good enough. Season वही season चल रहा है उसका वही form लेकिन दोबारा आ गया है वो. You begin to think कि Chelsea will they be looking for a replacement in the January transfer window क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा तो surely Torres will be out of the. Fernando Llorente is lined up. Falcao is one other interesting prospect that Premier League clubs are talking about. हो सकता है वो कभी शायद आने का हो. Llorente seems more probable to join. But again a Spaniard. Replacing a Spaniard. He's in form. He's class. If they could sign Falcao, that would be absolutely. Yeah, Falcao. I would also say कि Falcao should Chelsea में काफी उसके लिए fit होगा अगर they can sign it. So let's see कि वो होता है. अब जरा हम लोग आ जाते हैं Sunday और it was Glasgow Titans लेकिन हाँ Super Sunday. Before that एक छोटी सी break पे जाते हैं और break के बाद Super Sunday को discuss करते हैं. Alright guys, we're back from the break और हम सुपर संडे डिस्कस कर रहे थे. इसलिए सुपर संडे था बिकॉज आप कह सकते हैं कि इंग्लिश प्रीमियर लीग के जो टॉप 4 क्लब्स जो हैं बड़ा बहुत ही ज़बरदस्त क्लैश हुआ. स्टार्टिंग विद मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड. एक बहुत ही लेजेंडरी राइवलरी जो आई थिंक स्टार्ट शायद लिवरपूल से हुई बिकॉज लिवरपूल इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द प्रीमियर लीग कह सकते हैं जब था दे डोमिनेटेड दैट एरा इवन इन यूरोप. और उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो मॉडर्न एरा जब कह सकते हैं 90s ऑनवर्ड जो था वो एरा वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने क्लियरली डोमिनेट कर इन टर्म्स ऑफ लीग टाइटल्स एज वेल एज इन यूरोप. तो गाइज 2-1 मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल. लिवरपूल वर द बेटर टीम वी कैन से ओवरऑल दे बेटर टीम. इस गेम में बेसिकली हिल्सब्रो का डिसीजन आया था. बिल्कुल. इट वाज अ वेरी इमोशनल गेम. Alright. They lost in exactly 96 people. उसकी रिपोर्ट प्रोड्यूस हो गई है. रिपोर्ट प्रोड्यूस हो गई, जजमेंट आ गया तो इट वाज इमोशनल और मैच से पहले बहुत अच्छे कमेंट्स आए. लेकिन मैच में आई बिलीव कि वो फैंस को जो एक रोल प्ले करना चाहिए था बिफोर कमेंटिंग ऑन गेम आई वुड लाइक टू से कि फैंस ने जो मैच जीतने के बाद किया वो अच्छा नहीं किया था. But you think the turning point था जॉन शेल्बी का रेड कार्ड? You think that was the turning point of the game? I mean, Liverpool were dominating the game at that stage, and अगर आपका एक 10 man हो जाओ आप at that stage, so it definitely has a big impact. And for me, Johnny Evans should have also been sent off. He went in there with full force and 2-footed. He should have been sent off as well. It was the wrong decision by the referee to only send off Shelby. But John Shelby's card was justified? That was a red card for you guys? Not for me. For me, it was a proper challenge, but the challenge that you saw in the 80s and the 70s. And these days, for that challenge, there is a red card. It could have been just a yellow card. और जाते वक्त भी जॉन शेल्बी ने बहुत लोग कह रहे हैं कि वो उसको एलेक्स फर्गसन को उंगलियां दिखाते रहे कि it's your fault because Alex Ferguson is notoriously known for pressurizing the referees around the world, not just in the Premier League and Europe as well. और वो कहते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड खैर ये बड़ी टीमों के खिलाफ अक्सर बोला जाता है कि डिसीजंस इनके उस फेवर में चले जाते हैं. Nonetheless, in the second half, Liverpool were the first one to strike and take the lead. Stevie G again stepped on the plate.
Their legend scored on a very important day. Important day, हाँ. Celebration भी उतनी बहुत थी. Celebration भी उतनी की. For me, they scored a bit early in the half. So they gave United के पास time to come back in the game and फिर वो dominate किया United and they got their goals. They made good chances in first half as well, but they failed to capitalize. I remember Suarez misfired a header. हाँ, misfired a header. So Liverpool ने basically United को जिस तरह पैक किया first half में और second half में कुछ हद तक. हाँ. United didn't know कि they are here to play football basically. They were just spectators. करके आए शुरू में they started a bit well, but they lost it throughout in second. For me, I was surprised Fergie he played Giggs in the center. Scholes wasn't there, and it was Liverpool. Look at their midfield, Gerrard and Allen. So surely there was only going to be one winner in that department. लेकिन Man U responded with equally I would say a good goal from Rafael, बड़ी ज़बरदस्त out of the box finish की थी, कल करी थी, बड़ा ज़बरदस्त गोल किया. और उसके बाद एक penalty, well it was a penalty I would say. No, not going to. No, okay. We have both have disagreed कि penalty नहीं थी. Well, खैर again Robin Percy stepped up and you have to wait a long time. Long time and finally they scored. 6 minutes. हाँ 6 minutes और penalty convert कर दी Man U ने, तो वो जो एक लोग कह रहे थे शायद मिस कर दे वो नहीं हुआ. So they scored and 2-1 victory for Man U and Liverpool are still looking for their 3 points, a single victory जो सीजन में अभी तक उनको नहीं हासिल हो पाई है. Do you think Liverpool, the manager, it's his fault? First of all, I'd like to say about the penalty. This diving culture should be banned and discouraged basically. Exactly. It destroys the spirit of the game. Yes, there was contact, but it wasn't enough contact. The person would fall on his face and get. लेकिन these days they say कि जो Premier League के rules हैं वो बहुत उन्होंने पहले से चेंज कर दिए हैं. हल्का सा भी अगर कांटेक्ट हो जाए, टच हो जाए, बड़े डिफाइंड रूल्स कर दिए उन्होंने. कहते हैं कि गेम को बहुत उन्होंने जो है ना एक बाउंड्रीज लगा दी हैं कि फिजिकल टैकल्स आप नहीं कर सकते. डू यू थिंक कि वो जस्टिफिकेशन यही आती है कि यार प्लेयर जो है उसके कोई इंजरी ना हो जाए तो जस्टिफिकेशंस आती हैं? डू यू एग्री विद दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस? जो बेसिकली गेम है उसमें आपको इंटेंशंस को भी मद्देनजर रखना होगा. आप बास्केटबॉल में कह सकते हैं बास्केटबॉल में बेसिकली यू आर नॉट फायरिंग फॉर द बॉल ऑल द टाइम. ठीक है. बास्केटबॉल में आप ये अगर फिजिकल होते हो तो सही है, इट्स रॉन्ग. लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये कोई इतना फिजिकल टैकल भी था. ठीक है. मतलब इतना कांटेक्ट तो हर टैकल में हो जाता है. हाँ, वो भी इनसाइड द बॉक्स यार. बिल्कुल एग्जैक्टली. तो इसको एफए को इसका एक्शन लेना चाहिए या तो रिव्यू सिस्टम ला पेनल्टी देने से पहले. अगर रिव्यू सिस्टम इफ दे फील के स्लो डाउन करता है गेम का टेम्पो होता है तो दे शुड फाइंड इट आफ्टर द मैच कि वाज इट अ लीगल पेनल्टी और नॉट. इफ इट वाज देन इट्स ऑल गुड. If it wasn't, then the player should be banned for the next game, and a point should be deducted from the. ठीक है. ड्रॉ देते हैं उस मैच को या फिर ड्रॉ देते हैं. इस तरह अगर पॉइंट एक कम लेंगे तो पोजीशन चेंज करेगा. तो this will actually discourage the manager who. I think that would be a step too far. I think प्लेयर को बैन कर देना चाहिए एक मैच के लिए. To set the bar है कि आप you cannot do this. Okay, what about the referee? Is the referee to be blamed here as well? Referee ने जिस व्यू से देखा तो I don't blame the referee. लेकिन यार इवेंचुअली चले डाइविंग कल्चर तो है ही, इसमें मैं मानता हूँ कि इसको तो बैन लगाना चाहिए. लेकिन एट द पॉइंट इज ये कि इवेंचुअल डिसीजन तो रेफरी का होता है. चाहे कोई भी जितना बड़ा प्लेयर भी डाइव कर जाए इवेंचुअली तो वो रेफरी को ही देना होता है. तो ह्यूमन एरर जो है ये तो एलिमेंट हमेशा रहेगा. ह्यूमन एरर बिल्कुल ठीक है. अब इसी में एक सजेशन थी कि हम गोल लाइन के साथ एक रेफरी रखेंगे लाइक इन यूएफए चैंपियंस लीग. ये बिल्कुल उसका स्पॉट था पेनल्टी देने का क्योंकि वो गोल लाइन के पास ही फाउल हुआ. तो ये बिल्कुल क्लियर हो सकता था. अब हो तो बहुत कुछ सकता है लेकिन अगर नहीं करेंगे तो डाइविंग होगी, पेनल्टी मिलेगा, गेम का स्पिरिट तबाह होगा. इतनी इमोशनल गेम्स और बुरे तरीके से एंड एग्जैक्टली सही कह सकते हैं. खैर अब मैन यू तो जीत गई है. लिवरपूल का अभी तक जो स्टार्ट है बुरा स्टार्ट वो चल रहा है. लेट्स होप के दे कैन गेट आउट ऑफ इट. दूसरे मैच की तरफ आ जाते हैं. मैन सिटी वर्सेस आर्सेनल, द सेकंड बिग गेम ऑन सुपर संडे. 1-1 ड्रॉ. अच्छा मैच रहा. I guess both sides were I guess equally competent. Yeah, but I would say Arsenal they slightly nicked it. They should have won it. And the early domination from Arsenal, if you look at the first half of the game, they were absolutely Man City were absolutely clueless. The Arsenal, the possession they had. हाँ, it was like strange कि Arsenal away from home, वो भी English champions के घर पे एक अच्छी attacking football खेली. They were not defensive. They were going forward. They were coming back.
बट एक अच्छी मैं कहूँ ओवरऑल आर्सेनल के पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी परफॉर्मेंस रही है. Cazorla, Gervinho, they were all fired up in the first half. Gervinho with a big chance. Gervinho with a big chance. He missed a couple of chances. ऐसी that first touch that he blew away. क्या प्यारा पास निकाला था इन फर्स्ट टच वो जो निकाल दिया उसने. Aaron Ramsey, I am happy that he's coming back slowly, but he's coming back. He was a creative player in that team. And he also performed against performed last Sunday as well. हाँ. तो अच्छी बात है. सही. वो वापस आ रहे हैं. आर्सेनल के लिए बहुत सारे पॉजिटिव हैं इस गेम में. Exactly. You look at the game, तो दोनों goals were defensive errors. हाँ. Look at Arsenal, zonal marking. उस पर तो इतनी debate नहीं करनी चाहिए. वैसे मगर goalkeeper, it was a clear error for him. हाँ. मैनचेस्टर सिटी के लिए लेस्कॉट ने हेडिंग मार के गोल करा था और 85th मिनट में ये इक्वलाइजर आर्सेनल की तरफ से आया. लॉरेन कोस्टेनली वाज खैर unusual suspect जिसको हम कहते नहीं कि वो गोल करेंगे एज अ डिफेंडर, लेकिन it was a good finish at that time. Very good finish for a defender. It was a very good finish. It was because they wanted to win, they wanted to play, they wanted to go forward, they were never scared, they wanted to get a point out of this game. Because Arsenal के अगले 1-2 games, अगली एक गेम अगेंस्ट चेल्सी से होम है, तो these games can start defining their season. Okay. So if they get 4 points out of these games, I think it's a job well done by Arsenal. ठीक है. आर्सेनल मैन सिटी का दोनों का अभी तक फिलहाल अनबीटन रन चल रहा है, लेकिन इसमें हम ये बातें ख्याल रखना चाहिए कि 3 draws I think टोटल रहे हैं. लेट्स होप कि आर्सेनल चेल्सी के खिलाफ भी इंशाल्लाह मैच जीते. अब थोड़ा सा स्पेनिश फुटबॉल की तरफ आ जाते हैं. बार्सिलोना अगेन विक्टोरियस, मगर दिस टाइम इस मैच में इसीलिए फोकस कर रहा हूँ कि एक बहुत कंट्रोवर्सी जो फुटबॉल में भी उठी है वो हुई है मेसी और डेविड विया में जो एक आर्ग्यूमेंट जो नज़र आया. मेसी वाज क्वाइट एजिटेटेड बाय दैट जो पास वो डिलीवर नहीं कर पा रहा था, एंड दे वर बोथ सीन स्क्रीमिंग एट ईच अदर ऑन द पिच. खैर ये मैच 2-0 जीता बार्सिलोना ने, एंड ज़ावी जो था बड़ा ज़बरदस्त गोल मार के उसने मैच को करा था. फिर एक ऑन गोल हो गया था एंडिंग की तरफ. लेकिन दिस मैच विया एंड मेसी, do you guys think it's something serious or is just the media is as usual? Media always media is ready to make news out of nothing. So feel पे ऐसा होता है. And we've seen कि Messi and Villa they publicly come out and they've said there's nothing wrong. हालांकि मैंने वो वीडियो देखी जिसमें मेसी विया को बोल रहा है, बस एक दोनों एक दूसरे को हाथ दिखा रहे थे और वो कह भी रहे थे कमेंटेटर्स कि जो मेसी पास एक्सपेक्ट कर रहा था वो कोई वर्ल्ड क्लास पास ही था, बिकॉज सच अ नैरो कॉरिडोर और उसमें से आपको पास निकालना था. ठीक है. खैर क्रेडिट टू विया एंड मेसी बोथ, लेकिन दोनों ने कहा है कि एवरीथिंग इज गुड. प्लेयर्स में ऑन फील्ड होता है. सो इतना कोई मेरे ख्याल से बड़ा मैटर नहीं कि लोग कहें कि मेसी छोड़ा है बार्सिलोना या विया छोड़ा है बार्सिलोना. ऐसा कोई मैटर नहीं है. Probably the heat of the moment. That's it. खैर संडे को रियल मैड्रिड का ही मैच था, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल फेलियर्स एट द ग्राउंड एट व्हिच दे वर अबाउट टू प्ले, उसकी वजह से वो नहीं हो पाया. वो मैच पे कल हुआ और रियल मैड्रिड केम आउट 2-0 विक्टर्स. इसमें करीम बेंजीमा एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दोनों ने स्कोर किया. क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कोर्ड अ पेनल्टी एंड बेंजीमा स्कोर्ड अ गुड फिनिश. 2-0 विन अवे फ्रॉम होम. रियल मैड्रिड आई थिंक अच्छा रिजल्ट रहा. पॉजिटिव लेके आए मैन सिटी के मैच से, फॉरवर्ड लेके आए, क्लीन शीट भी रही. डिफेंस के लिए कॉन्फिडेंस होगा उनके लिए. खैर defending champions, they are already 8 points. There's the 8 point. They're off the pace. Yeah, they're off the pace. They're catching up now. El Clasico coming up. Exactly. El Clasico is also coming up. So I think it's high time that Real Madrid should fire. खैर these were some of the developments in the world of football. Next week हम लोग और ज़बरदस्त मैचेस हैं. आर्सेनल चेल्सी हमने कहा is a very big match. So let's उस पर डिस्कस करेंगे. So until next time, for me and the guys, take care and bye bye.